गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एसीसीए की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि अलग अलग जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो कैसे इनका अलग अलग इंटरेस्ट रहता है एक बिजनेस में, एक कंपनी में, और एक कंपनी कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करती है। वो हमने अपनी कल की क्लास में देखा था। हमने अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन देखी थी। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि स्टेक होल्डर ऑब्जेक्टिव्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। तो हम देखते हैं कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में ही बता दिया था कि डायरेक्टर्स और इन्वेस्टर बेसिकली कंपनी के डायरेक्टर्स जो बिजनेस को चला रहे हैं, और जो कंपनी के रियल ओनर हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, बोथ आर सेपरेट, कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट है। कंपनी में डायरेक्टर्स जो बिजनेस रन कर रहे हैं वो अलग है, और जिनका पैसा लगा है वो अलग है। तो इस बेसिस पे दोनों का इंटरेस्ट भी कंपनी में अलग अलग होगा। डायरेक्टर्स चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा रेम्यूनरेशन ले। उनको ज्यादा रेम्यूनरेशन कब मिलेगी? जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड ऑनर्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ऑनर्स एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, कि हमारा जो शेयर का प्राइस है वो बढ़े। तो इसमें हम यही देखेंगे कि डिफरेंट स्टेक होल्डर जो कंपनी के साथ किसी भी रिलेशन में लिंक करते हैं या कंपनी से रिलेटेड है, वो कहलाते हैं कंपनी के स्टेक होल्डर्स, जिनका कंपनी में इंटरेस्ट है, कि उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या रहता है और उनमें कन्फ्लिक्ट क्या रहता है। क्योंकि हर शेयर होल्डर, हर डायरेक्टर, हर एम्प्लॉय अलग अलग अपना इंटरेस्ट रखेगा कंपनी में, तो उसी वजह से वहां पे कन्फ्लिक्ट रेज होता है। टिपिकल स्टेक होल्डर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन वुड इंक्लूड, कि मेनली कौन कौन से होते हैं? इंटरनल होते हैं कंपनी में स्टेक होल्डर जो कंपनी में इंटरेस्टेड है, वो है कंपनी के एम्प्लॉयज। इंटरनल मतलब कि ये सपोज मेरी एक कंपनी है, इसके इनसाइड जो पर्संस हैं वो कहलाते हैं कंपनी के इंटरनल पर्संस। कौन कौन है? कंपनी के एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज का अगर हम यहाँ पे बात करें, एम्प्लॉयज का मोटो क्या होगा? एम्प्लॉयज चाहेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले, कि हमारी सैलरी बढ़ती जाए। बट ऑन द अदर हैंड डायरेक्टर्स या ओनर्स क्या चाहेंगे? कि अगर हम ज्यादा सैलरी देते रहे, हमने कल की क्लास में भी यही देखा था कि अगर हम ज्यादा सैलरी देते रहे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो इन्वेस्टर्स को वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं होगी, तो उससे प्रॉफिट कम होगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट है सैलरी का बढ़ना। नेक्स्ट आ गया कंपनी का मैनेजर्स और डायरेक्टर्स। कंपनी के मैनेजर्स और डायरेक्टर क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे कि प्रॉफिट बढ़े, कि जितना प्रॉफिट अर्न होगा, प्रॉफिट की ग्रोथ होगी, उतना डायरेक्टर्स का बिजनेस जो रन कर रहे हैं उनकी रेम्यूनरेशन अच्छी जाएगी। तो इस बेसिस पे इन दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग है, कि कंपनी के एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट कुछ और है और कंपनी के मैनेजर्स और डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट कुछ और है। नेक्स्ट है कनेक्टेड पर्संस। कौन हो गए? जो कंपनी के विद इन वर्क नहीं करते, जो कंपनी के विद इन वर्क नहीं करते बट किसी ना किसी तरह से कंपनी से लिंक रखते हैं, बट कंपनी से वो रिलेटेड हैं, चाहे वो कंपनी के अंदर नहीं बैठे। तो वो कौन से पर्सन्स हैं? वो है सबसे पहले हमारे इक्विटी इन्वेस्टर्स, यानी कि हमारे ऑनर जिनका बिजनेस में पैसा लगा है। तो अगर हम इक्विटी ऑनर्स की बात करें, इक्विटी इन्वेस्टर्स की बात करें, तो वो हमेशा क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि उन्होंने जो पैसा लगाया है उसकी ग्रोथ हो, उनका अर्निंग पर शेयर बढ़े, उनका जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी में पर शेयर की वैल्यू बढ़े। नेक्स्ट हमारा आता है कस्टमर्स क्या कहलाते हैं? कस्टमर्स वो हैं जो कंपनी से लिंक करते हैं, कस्टमर्स जिनका कंपनी ने पैसा देना है, जो हमारे कंपनी के कस्टमर्स हैं। सप्लायर्स हैं, ये दोनों हो गए हमारे डेटर क्रेडिटर्स, ठीक है। ये पर्सन्स लिंक करते हैं क्योंकि वो हमें देखते हैं कि क्या कंपनी इतना कैपेबल है कि कंपनी में हम पैसा लगा सकें। तो नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंस प्रोवाइडर। चाहे ये कंपनी के आउटसाइडर्स हैं बट एक कंपनी से लिंक करते हैं, क्योंकि कंपनी इनसे डेट लेती है। बिना डेट के, बिना इक्विटी के कंपनी चल नहीं सकती। तो ये पर्सन्स कंपनी से कनेक्टेड हैं, तो ये डेट देते हैं। ये देखेंगे कि क्या कंपनी इस फॉर्म में है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट है डेट के ऊपर, वो पे कर सके, हमारा डेट डूबे ना। तो इनका मेन पर्पस क्या होगा कंपनी से? इनका होगा कि बस कंपनी इतना अर्न करती रहे कि हमारा इंटरेस्ट पे करती रहे।
नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर्स। बच्चा आपकी बुक में एसीसी में कॉम्पिटिटर्स कनेक्टेड में आ रहा है, बट मेरे हिसाब से एक्सटर्नल में आना चाहिए। बट ठीक है, अगर यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स कनेक्टेड में दिया है तो हम इसको यहीं लेके चलेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी बिजनेस से लिंक करते हैं। कैसे वो मतलब कंपटीटर्स को देखना होता है कि हमारा बिजनेस, हमारा कंपटीशन कैसे चल रहा है, उसकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, कि वो कैसे रन कर रहा है अपना बिजनेस, क्या सैलरी पैकेज दे रहा है, तो उस बेसिस पे वो भी कंपनी से इंटरेस्ट रखते हैं। नेक्स्ट आ गया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वो है जो बिल्कुल आउटसाइड वर्ल्ड के हैं बट फिर भी वो कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं। तो सबसे पहला तो आ गया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्ट रखती है? टैक्स के लिए। गवर्नमेंट को कंपनी से टैक्स लेना है, देखना है कि क्या कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है। तो एक्सटर्नल्स में गवर्नमेंट देखेगी कि कंपनी क्या प्रॉफिट कर रही है, कंपनी का क्या शेयर प्राइस जा रहा है, कि वो गवर्नमेंट को सही बुक्स बना के फेयर एंड व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू से वो टैक्स दे रही है नहीं दे रही। नेक्स्ट आ गया कम्युनिटी एट द लार्ज। कम्युनिटी एट द लार्ज आ गया कि पूरा मतलब जो कम्युनिटी है वो भी कंपनी में इंटरेस्ट रखती है, वो भी कंपनी की बैलेंस शीट्स, कंपनी की बुक्स देखती है, ताकि फर्दर आगे चल के वो डिसीजन ले सके कि क्या उनको कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, या फिर वो देख सके कि कंपनी जो है सोशल कोर्स फॉलो कर रही है नहीं कर रही, सोशल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो कर रही है। नेक्स्ट आ गया प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स का रहता है कि जो मतलब कंपनी में देख के चलते हैं कि कंपनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, पोल्यूशन कंट्रोल्स वाले आ गए, वो सारे आ गए, कि जो कंपनी की सारे लूप होल्स भी देख रहे हैं या देख रहे हैं कि कंपनी कैसे रन कर रही है, वो सारे इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। नेक्स्ट आ गए रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स वो हैं जो पॉलिसीज एंड प्लान्स देखते हैं कि कंपनी विद इन अ पॉलिसी, विद इन अ फ्रेमवर्क काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ऊपर हमने जितने भी पढ़े, इंटरनल पर्सन, कनेक्टेड पर्सन और एक्सटर्नल, इन तीनों का इंटरेस्ट कंपनी में अलग अलग रहेगा, क्योंकि इंटरनल्स का अपना इंटरेस्ट रहेगा, कनेक्टेड का अपना और एक्सटर्नल का अपना। तो इसी के बीच में आर्ग्यूमेंट रहता है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है सबके अलग अलग हैं। तो एक फाइनेंस मैनेजर को चाहिए, एक जो अच्छा फाइनेंस मैनेजर है उसको चाहिए कि वो इन तीनों का इंटरेस्ट देख के चले, कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज, ऐसे प्लान्स बनाए कि तीनों खुश रहें, कि तीनों का फायदा रहे। तो जो अभी मैंने आपको शॉर्ट में बताया नीचे, अब हम उसकी पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या क्यों नीड राइज हो रही है मैनेजमेंट को, कि फाइनेंस मैनेजर को, कि इन सबके इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए। तो अगर हम स्टेक होल्डर व्यू की बात करें तो स्टेक होल्डर का प्राइमरी जो मोटो रहता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है, वो होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि हम वेल्थ को मैक्सिमाइज करें। We have already stated that the primary objective of the company is to maximize the wealth of shareholder, की shareholder की wealth maximize हो। However, modern organization vary in type, की टाइप अलग अलग है हर ऑर्गेनाइजेशन की, आज के टाइम पे उनका ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। लिटिल सिंपलिस्टिक, कि वो अलग अलग और सिंपल व्यू में है। मैनी आर्ग्यू दैट अ बिजनेस मस्ट अडॉप्ट द स्टेक होल्डर्स व्यू। बच्चा यहाँ पे सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन या अपने अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग सबका अपना अपना मतलब वो है कि क्या होना चाहिए। तो कुछ को लगता है कि स्टेक होल्डर व्यू देख के चले, कि हम भूल जाएं बाकी सारों को, हम सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे, हम सिर्फ अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने पे फोकस करें। विच इन्वॉल्व बैलेंसिंग द कंपटीशन कंपीटिंग क्लेम्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स, की स्टेक होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करें, कि ये भूल के कि हाँ कि हमने अदर भी देखना है। तो ये नीचे आपकी डेफिनेशन है, इसको एक बार आप जरूर रीडिंग कर लेना। इसमें भी यही सारा है जो हमने स्टडी किया है, कि क्या क्या है, कि इक्विटी इन्वेस्टर जो हैं, जो हमारे सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या चाहेंगे। द इक्विटी इन्वेस्टर प्रोवाइड द रिस्क फाइनेंस, की वो कंपनी को क्या करते हैं, वो कंपनी को इक्विटी यानी कि ओनर्स फंड प्रोवाइड करते हैं, कि उनको अगर हम खुश रखेंगे, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, उनका शेयर प्राइस बढ़ेगा, तभी फर्दर और इन्वेस्टर ऐड होंगे जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फंड्स, की अगर हमें फर्दर और फंड्स लेने हैं, द कंपनी हैज टू कंप्लीट, कि कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपीट विद रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, की पैसा उसमें लगाना चाहिए कि जो रिस्क फ्री मतलब जिसमें ज्यादा रिस्क ना हो। एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे रिस्क फैक्टर कम होता है,
ये तो देखो सिंपल सी बात है, अगर रिस्क कम होगा तो रिवॉर्ड भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। बट अगर हम स्टेक होल्डर पॉइंट से बात करें तो वो चाहेंगे कि रिस्क कम रहे ताकि हमारा पैसा डूबे ना। द अट्रैक्शन इज accrual of any surplus earned by the business to the equity investors। हमने कल पढ़ा था कि जो प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड रहता है, कि स्टेक होल्डर्स क्या चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड अर्न करें, कि जो भी सरप्लस अर्न हो रहा है बिजनेस में वो इन्वेस्टर्स को दिया जाए। इनफैक्ट दिस इज अ रिस्क प्रीमियम, की मतलब रिवॉर्ड टू द इक्विटी इन्वेस्टर, की इक्विटी इन्वेस्टर ने हमारे बिजनेस में फंड्स लगाए हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, कि हमें इस हिसाब से उनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, उनको भी डिविडेंड देना पड़ेगा, कि एक तो उनको हम डिविडेंड देके चले और उनकी इन्वेस्टमेंट भी रेदर देन इन सेफर इन्वेस्टमेंट। की यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये है कि उनको अगर हम डिविडेंड देके चलेंगे, ज्यादा डिविडेंड तभी आएगा अगर प्रॉफिट बचेगा सरप्लस के लिए, तो हमें सेफर इन्वेस्टमेंट देखने से ज्यादा इन्वेस्टर्स को पेमेंट की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा कहलाता है डायरेक्टर्स। इंटरनल जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ये हमेशा, या सीनियर एम्प्लॉयज, डायरेक्टर कौन होते हैं, डायरेक्टर्स हमारे सीनियर एम्प्लॉयज होते हैं, जिसमें हमारा जो हमारी डे टू डे वर्किंग करते हैं। सच सीनियर एम्प्लॉयज आर इन द आइडियल पोजीशन टू फॉलो देयर ओन एम एट द एक्सपेंस ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। हम जब फर्दर चैप्टर स्टडी करेंगे इस बुक में तो हम आगे देखेंगे कि डायरेक्टर्स अपनी रेम्युनरेशन खुद डिसाइड करते हैं। हाँ ठीक है, उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस रहेंगे, बट डायरेक्टर्स जो है अपनी रेम्युनरेशन खुद डिसाइड करते हैं। तो डायरेक्टर्स का यहाँ पे क्या मोटिव होगा, डायरेक्टर्स का यहाँ पे मोटिव होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा रेम्युनरेशन रखें अदर स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के ऊपर, कि वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखें, ज्यादा से ज्यादा रेम्युनरेशन रखें। देयर गोल विल बी बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, कि क्या होने चाहिए उनके गोल्स होने चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों गोल्स रखें, कि प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करें और वेल्थ भी मैक्सिमाइज करें। नेक्स्ट है कंपनी एम्प्लॉयज। कंपनी के एम्प्लॉयज को बिजनेस में क्या इंटरेस्ट है, उनका इंटरेस्ट है सैलरी। ऑब्वियसली मैनी ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियंस बने होते हैं, वुड लाइक टू सी देयर मेंबर्स एज अ रेजिडुअल बेनिफिशियरी ऑफ देयर सरप्लस कंपनी क्रिएट्स, कि वो क्या चाहेंगे, जो हमारे यूनियंस बने होते हैं, कि एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा सैलरी, ज्यादा से ज्यादा बोनस मिले। सर्टेनली देयर इज अ नो मेजरमेंट प्रॉब्लम, की रिटर्न जो है कि वेजेस और सैलरी और बोनस उनको ज्यादा मिले, जितना कंपनी अर्न करिए उसमें से उनको ज्यादा मिले। हाउएवर द मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न टू एम्प्लॉयज है, कि अगर हम एम्प्लॉयज की सैलरी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, रिस्क ऑफ फाइनेंस कैन बी रेज्ड, कि हमें फाइनेंस का रिस्क हो जाएगा क्योंकि हम उनको ज्यादा सैलरी देने लग जाएंगे। अगर हम अपने एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन देखें तो उनकी सेटिस्फेक्शन है ज्यादा से ज्यादा सैलरी अर्न करना, कि वो तो हर वक्त यही चाहेंगे जितना मिल रहा है और सैलरी बढ़ जाए और सैलरी बढ़ जाए। बट अगर हम सिर्फ इस चीज को देख के चलें कि उनकी सैलरी बढ़ाते जाएं, कि जहां पे उनकी सेटिस्फेक्शन हो, तो इस केस में कंपनी को लॉस होगा। कंपनी क्यों रिस्क पे आ जाएगी, क्योंकि कंपनी के पास लिक्विड फंड्स नहीं बचेंगे, स्टेक होल्डर्स के लिए डिविडेंड नहीं बचेगा, तो सैलरी बढ़ जाएगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इस वजह से एक फाइनेंस मैनेजर को बैलेंस करके चलना पड़ता है कि वो इतनी सैलरी एम्प्लॉयज को दे कि वो भी खुश हो और कंपनी पे भी दिक्कत ना है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स टू बी अचीव थ्रू द प्रोविजन ऑफ वैल्यू फ्रॉम मनी, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि कस्टमर हमारे क्या चाहते हैं, कस्टमर हमारे चाहते हैं जो हमें प्रोडक्ट मिले उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसका प्राइस ठीक हो, कि हमने जितनी पेमेंट की है उसकी वैल्यू फॉर मनी मिले, कि हमने प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो पेमेंट की है उससे हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। देयर रिमेन ऑफ कोर्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई प्रिसाइसली व्हाट दोज नीड्स आर, कि एक अच्छी कंपनी को एक अच्छे कस्टमर बेस बनाने के लिए क्या चाहिए, कि वो अपनी कस्टमर का, उनकी डिमांड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करे और उनको कंप्लीट करके। नेक्स्ट है सप्लायर्स। सप्लायर्स क्या है, सप्लायर्स हैं जो हमें शॉर्ट टर्म बेसिस पे क्रेडिट देते हैं। तो उनको क्या चाहिए, सप्लायर्स को चाहिए कि हमें रेगुलर बेसिस पे पेमेंट मिलती रहे, कि हम उनकी जो पेमेंट है, उन्होंने जो हमें रॉ मटेरियल, हमें जो सामान सप्लाई किया है, उनकी वो रेगुलर पेमेंट करते रहें। तो हमें ये देख के चलना होगा, इस तरह से बैलेंस करना होगा कि इनको भी पेमेंट जाती रहे और कंपनी का लिक्विड कैश भी इफेक्ट ना हो।
फाइनेंस प्रोवाइडर क्या है? फाइनेंस प्रोवाइडर में हमारे क्रेडिटर्स आते हैं, लोन क्रेडिटर जो हमें लॉन्ग टर्म हो गया या शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं, जिनमें बैंक्स आ गए या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आ गई, वो हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि हमने उनको रीपे करना है, उनका अमाउंट पे करनी है, उन्हें इंटरेस्ट पे करना है, तो वो भी होती है, तो उनका इंटरेस्ट रहता है कि हाँ हमें हमारी पेमेंट आ जाए, हमारी पेमेंट डूबे ना। तो सेम वे गवर्नमेंट क्या देखती है? गवर्नमेंट देखती है पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो देखती हैं दे विश टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट, की एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कम हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आए। तो इस बेसिस पे गवर्नमेंट को देखना होता है कि बिजनेस क्या है, अगर बिजनेस कोई तंबाकू का, कोई स्मोकिंग का है, उसको बंद करना, कि कोई हेल्थ इशू ना आए किसी को बिजनेस से, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो बिजनेस, तो ये सारी चीज़ें देख के चलती है। गवर्नमेंट का भी कंपनी में इंटरेस्ट रखता है। कम्युनिटी एट अ लार्ज, कम्युनिटी एट अ लार्ज हो गया जो एक लोगों का मतलब एक बड़ा ग्रुप, इंपॉर्टेंट जो पर्सन्स हैं, इंपॉर्टेंट ग्रुप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का विल हैव इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट एक्सपेक्टेशंस, कि वो क्या चाहते हैं कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, वो कंपनी की एक एक चीज देख के चलते हैं कि जो कंपनी का इन्वायरमेंट है या कैसे है, वो उस पर इफेक्ट ना हो, कंपनी ऑर्गेनिक फूड्स बनाए, सेफ हो, क्लीनर हो, सब कुछ हो, तो ये कम्युनिटी एट लार्ज देख के चलती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है द रोल ऑफ मैनेजमेंट एंड द गोल कॉन्ग्रुएंस, कि मैनेजमेंट का क्या रोल रहेगा और क्या गोल रहेगा। देखो यहाँ पे एजेंसी रिलेशनशिप का फर्स्ट थ्योरी आ रही है, एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी क्या कहलाती है? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ओनर्स ऑफ कंपनी हैं, वो इन्वेस्टर्स हैं कंपनी में, वो खुद बिजनेस रन नहीं करते, वो बिजनेस किससे रन करवाते हैं? वो बिजनेस रन करवाते हैं डायरेक्टर से। तो अब अगर हम कंपनी की बात करें, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ओनर्स हमारे क्या कहलाएंगे? यहाँ पे ओनर्स कहलाएंगे प्रिंसिपल, और हमारे डायरेक्टर्स क्या कहलाएंगे? एजेंसी, एजेंट। तो यही रहा एजेंसी का थ्योरी। एजेंसी की थ्योरी जो यहाँ पे वर्क करी है वो है ये है कि इन्वेस्टर्स अपने बिहाफ पे डायरेक्टर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को रखवाते हैं बिजनेस रन करने के लिए। एजेंसी थ्योरी इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस पार्टीज, कि क्या डिस्क्राइब करते हैं कि पार्टीज में क्या क्या रिलेशन है और उनमें क्या क्या कंफ्लिक्ट रहेगा। तो एजेंसी थ्योरी में एक प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट होता है। सेम वे में अगर हम कंपनी की बात करें कि जैसे इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट राइज होता है। हमने ऊपर भी स्टडी किया, अभी कंफ्लिक्ट क्या राइज होता है कि प्रिंसिपल जो इन्वेस्टर्स हैं वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन चाहते हैं, डायरेक्टर्स चाहते हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है, कि ये प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व करना है, कि जो एजेंसी रिलेशनशिप है कि ओनर और वर्किंग जो है, जो मैनेज कर रहे हैं वो अलग अलग हैं, हमने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, फाइंडिंग वेज हमने फाइंड करने हैं। तो इसके नीचे अलग अलग वेज बताए हैं कि अलग अलग मेथड्स हैं कि हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम इस डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि एजेंसी थ्योरी है क्या। एजेंसी थ्योरी क्या है? प्रिंसिपल यानी कि इन्वेस्टर्स या ओनर्स, तो उन्होंने आगे इंप्लॉय किया एजेंट को यानी कि डायरेक्टर्स को। तो जो डायरेक्टर्स हैं वो सारा डे टू डे वर्क करते हैं, परफॉर्म टास्क करते हैं, सारी थर्ड पार्टीज चाहे वो कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। किसके बेसिस पे? प्रिंसिपल के बेसिस पे वो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर कैन बी सीन एज द एजेंट ऑफ शेयर होल्डर, कि डायरेक्टर्स जो हैं, जो मैनेजर्स हैं वो क्या हैं? एजेंट हैं शेयर होल्डर्स के, जो कि जिनको रखा गया है मैनेजर्स को। तो उनका क्या होता है कि इनके जो अलग अलग इंटरेस्ट हैं वो यहाँ पे कंफ्लिक्ट करते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर कुछ और चाहते हैं, डायरेक्टर्स कुछ और चाहते हैं। तो इसी को कहते हैं डिवोर्स। डिवोर्स का मतलब यहाँ पे यही है, द डिवोर्स ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, कि जो ओनरशिप है इन्वेस्टर्स के पास है, जो कंट्रोल है डे टू डे वर्क कर रहे हैं वो डायरेक्टर कर रहे हैं। तो डिवोर्स ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, कि कंफ्लिक्ट होना, क्योंकि दोनों की जो है वो सेपरेट है, कि ओनरशिप एंड कंट्रोल अलग अलग है। बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्लिक्ट ऑफ दोस मेंशन्ड अबव इज दैट द इंटरेस्ट,
कि इंटरेस्ट क्या क्या है, दोनों का अलग अलग है, कि हु ओन द कंपनी एंड हु रन द कंपनी, दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग है। शेयर होल्डर्स कैन रिलेट अपॉन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी टू अंडरस्टैंड एंड परस्यू द ऑब्जेक्टिव सेट फॉर देम, कि शेयर होल्डर्स ने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हमें कंपनी को ग्रो करना है, तो वो किस पे रिलाई करते हैं, वो रिलाई करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। आल्दो द शेयर होल्डर कैन इंटरवीन, देखो शेयर होल्डर इंटरवीन तो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जनरल मीटिंग होती है कंपनी की, एजीएम होते हैं, उसमें शेयर होल्डर्स इंटरवीन कर सकते हैं कंपनी में। बट जो डे टू डे वर्क है हमारा, वो तो मैनेजमेंट ही करेगी ना, वो तो डायरेक्टर्स ही करेंगे, वो तो इन्वेस्टर्स आके, ओनर्स आके, क्योंकि एक कंपनी में तो अलग अलग इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, हो सकता है कोई दिल्ली बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई अलग स्टेट में है, कोई पंजाब में है, गुजरात में है, अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं। वो एजीएम में तो आके, एनुअल जनरल मीटिंग में, एजीएम में तो आके वो इंटरवीन कर सकते हैं, बट वो डे टू डे तो नहीं कर सकते बिजनेस, तो वो किस पे रिलाई करते हैं, वो रिलाई करते हैं डायरेक्टर्स पे। तो मैनेजमेंट आर यूनिकली प्लेस टू मेक डिसीजन, कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने पड़ते हैं टू मैक्सिमाइज देयर ओन वेल्थ, कि उनकी ओन वेल्थ और हैप्पीनेस रेदर देन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं, डायरेक्टर्स अपनी रेम्यूनरेशन खुद डिसाइड करते हैं, तो वो चाहेंगे कि हमारी रेम्यूनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर वो यही करते रह गए तो शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो होगी नहीं। तो यही हमारा कहलाता है, नीचे आपके अलग अलग इंटरेस्ट बताए गए हैं कि कहाँ पे इन्फ्लिक्ट करता है, कहाँ पे डाइवोर्स होता है। हमारे जो एक इंटरेस्ट है कंपनी का, एक मोटो है उसका। तो फर्स्ट पार्ट आता है हमारा रेम्यूनरेशन का। रेम्यूनरेशन का सेम, कि डायरेक्टर्स चाहेंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिले, ठीक है, कि हमारी सैलरी बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक इंडियन कंपनी ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ली, एक इंडियन कंपनी ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ली 50 करोड़ की। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कि फॉरेन से कोई भी पर्सन, अगर हमारी कंपनी इतना ग्रोथ कर रही है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे, तो हमने फॉरेन से, एक फॉरेन क्लाइंट से हमने अपना डेट रेज किया, या उनकी इन्वेस्टमेंट ली, या इक्विटी ली, या कुछ, ठीक है, इक्विटी और डेट किसी भी फॉर्म में हमने लिया 50 करोड़ का। तो उन्होंने क्या देखा कि जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हर महीने अपनी 5-5 करोड़ की सैलरी निकाली जा रहे हैं, कि पर मंथ वही 5 CR पर ईयर वही निकाली जाएंगे, अपना सैलरी निकालते रहेंगे। तो मतलब बिजनेस में तो कुछ गया ही नहीं, डायरेक्टर्स ही निकाली जा रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो है कंफ्लिक्ट रेज होता है। द यूके रिसेशन इन 2008-9 लेड टू मेनी कंपनीज रिपोर्टिंग। यूके में क्या हुआ था रिसेशन के टाइम पे, कि शार्पली रिड्यूस्ड प्रॉफिट कम हो गए, लेइंग ऑफ स्टाफ निकाला जा रहा है, एम्प्लॉयज की सैलरी कट हो रही है। कि ठीक है, एक कंपनी है, कंपनी अपने प्रॉफिट्स कंपनी के रिड्यूस हुए, तो उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर दिया, सबकी सैलरीज कट हो गई, प्रॉफिट कम हो रहा है। फिर भी क्या है, डायरेक्टर्स लार्ज सैलरी ले जा रहे हैं। डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर्स हर मंथ अपना लार्ज बोनस और लार्ज सैलरी ले रहे हैं। तो यहाँ से सबका ध्यान गया कि डायरेक्टर्स का और कंपनी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स क्या चाहेंगे, इन्वेस्टर चाहेंगे कि भाई जो हमारी कंपनी है वो उसको हम सेट करें, कुछ ऐसा करें कि प्रॉफिट इंक्रीज हो, उसको लॉन्ग रन पे लेके जाएं। बट डायरेक्टर्स क्या चाहते हैं, डायरेक्टर्स क्या करने लगे वहां पे, अपनी फटाफट जितना प्रॉफिट आ रहा था उससे अपना सबसे पहले रेम्यूनरेशन और बोनस निकालने लगे। तो इसी से ये कंफ्लिक्ट राइज हुआ। तो इस कंफ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए फर्दर हम स्टडी करेंगे कि हमें फर्दर बहुत सारे वो मेथड्स बताए गए हैं कि हम इनको कैसे मतलब सॉल्व करें। एम्पायर बिल्डिंग, द हाई लेवल ऑफ कॉर्पोरेट टेक ओवर एक्टिविटीज इन 1980 लेड टू मैनी चीफ एग्जीक्यूटिव बिलीविंग दैट बिल्डिंग एज अ लार्ज ग्रुप एज पॉसिबल वाज अ वैलिड एम इन इटसेल्फ। कि कंपनी का मेन एम क्या होना चाहिए, कि हम अपनी कंपनी को अचीव करें, कि अपना बिग एम्पायर खड़ा करें, बिग वो करें, जिससे कि प्रेस्टीज, एग्जीक्यूटिव गेन प्रेस्टीज, की जो बिजनेस को रन कर रहे हैं कि वो अच्छा मतलब देखें कि हाँ जी डायरेक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट इससे क्या हुआ कि खर्चे करने लग गए हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे, जिससे कि जो शेयर होल्डर को डिविडेंड्स आ रहा था वो कम होने लग गया। कि डायरेक्टर्स ने अपनी गुडविल को बनाने के लिए
बड़े बड़े सेटअप करने स्टार्ट कर दिए, जिससे कि शेयर होल्डर्स का वो डिविडेंड नीचे जाने लगे। नेक्स्ट है क्रिएटिव अकाउंटिंग। क्रिएटिव अकाउंटिंग में क्या आता है कि जैसे क्रिएटिव अकाउंटिंग होगी कि सिर्फ पेपर वर्क में दिखाना कुछ बट वो एक्चुअल में ना हो, कि पेपर वर्क में कुछ दिखाना बट वो एक्चुअल में ना हो। सपोज अगर डायरेक्टर को प्रॉफिट अर्न करना है, कि उनको दिखाना है कि ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, बुक प्रॉफिट, तो उन्होंने मोस्टली सेल क्रेडिट पे कर दी या फिर ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट करी जिससे कंपनी में प्रॉफिट तो ज्यादा हो गया बट कैश फ्लो कम हो गया, क्योंकि क्रेडिट सेल से पैसा तो आया नहीं। ऐसी पॉलिसीज की मतलब इनटेंजिबल एसेट्स को लेके, अमोर्टाइजेशंस को लेके ऐसी वो करी प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट दिखाने के लिए कि कैश फ्लो लेस हो गया, ये भी हो सकता है। या फिर डायरेक्टर्स ने ऐसा कुछ किया कि तेजी से प्रॉफिट कमाने के लिए उन्होंने मतलब गलत टेक्निक्स यूज करी, या फिर मतलब ब्रांड की वैल्यू को जिन्होंने डिक्रीज कर दिया, कुछ ऐसा इस तरह से प्रॉफिट अर्न करने लगे कि क्वालिटी चीप कर दी, हायर प्राइस कर दिया, तो उस वे में प्रॉफिट तो उन्होंने क्रिएट कर लिया, बट जो शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर्स की हमारी जहाँ पे नीड थी, उनकी जो इंटरेस्ट था वहां पे कंफ्लिक्ट हो गया कि कंपनी लॉन्ग रन में ग्रोथ में नहीं गई। द डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज टू बी यूज्ड बाय देयर कंपनी सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर्स। कि डायरेक्टर्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं, कि वो अपनी मर्जी से रिस्पॉन्सिबल है उसके कि वो फॉलो करें। तो इससे क्या होता है कि वो इस हिसाब से अकाउंट्स क्रिएट करने लग गए कि दोनों का इंटरेस्ट आपस में जहाँ पे कंफ्लिक्ट कर रहा है, आर्टिफिशियली उन्होंने सिर्फ पेपर वर्क करके बूस्ट करना शुरू कर दिया शेयर प्राइस को बाय रॉन्ग मीन्स, कि क्वालिटी को डिक्रीज करके उन्होंने करना चार्ज कर दिया। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस की। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस क्या होते हैं? ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंस रेफर्स टू वेज ऑफ फाइनेंसिंग एसेट्स, की हमने एसेट्स को फाइनेंस कराया वेयर द मेथड ऑफ फंडिंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। कि फाइनेंसिंग का ऐसा मतलब एसेट्स को फाइनेंस करने का ऐसा मेथड कि जो फंडिंग है ऑफ नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, की बैलेंस शीट में तो उसको नहीं दिखाया कि हाँ हमने फंडिंग की है, तो गलत मीनिंग से, गलत वे से, गलत मीन से उन्होंने फाइनेंसिंग करनी स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट हमारा कहलाता है टेक ओवर बिड्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफन स्पेंड considerable amount of time and money attempting to defend their companies against takeover bids। कि किसी प्रोजेक्ट्स की बिड्स लगी तो जो डायरेक्टर्स हैं वो अपना टाइम और अपनी मनी, जो कंपनी की मनी है, उनको इन्वेस्ट करते हैं, प्रोजेक्ट्स लेते हैं, इवन व्हेन इट appears that takeover would be in the best interest of the target company shareholder। कि वहां पे कई बार कंफ्लिक्ट रेज हो जाता है कि वो जो प्रोजेक्ट लेते हैं या जो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट, कि वो कंपनी के इंटरेस्ट में है, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट में है या नहीं है, कि वो अपनी जॉब प्रोटेक्ट करने के लिए दे विल बी रिटायर्ड इफ देयर कंपनी इज टेकन ओवर, कि वो अपनी जॉब प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं कि कंपनी की जो टेक ओवर बिड्स है या कंपनी को जो टेक ओवर करने का है वो नहीं करते, क्योंकि वो ना रिटायर हो जाए। तो इस बेसिस पे क्या होता है कि इस बेसिस पे इन दोनों का इंटरेस्ट जो मर्जर का है या टेक ओवर बिड्स हैं, जो भी हमारी प्रोजेक्ट की हैं बिड्स की, अगर कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं तो उस हिसाब से उस इंटरेस्ट को वहां पे कंफ्लिक्ट राइज होता है। नेक्स्ट आ गया अनएथिकल एक्टिविटीज। सेम जो मैंने आपको बताया थी कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते, बिजनेस को अनएथिकल वे में करते हैं, कि जिससे लॉन्ग रन में कंपनी की ब्रांड वैल्यू पे, कंपनी के उस पे ग्रोथ पे इम्पैक्ट आए। नेक्स्ट, इस प्रॉब्लम को, जो हमने ऊपर प्रॉब्लम पढ़ी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्टार्ट हुआ, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने रिवॉर्ड स्कीम, मतलब एक रिवॉर्ड स्कीम स्टार्ट की गई, मैनेजरियल रिवॉर्ड स्कीम, मैनेजर्स को, डायरेक्टर्स को देने के लिए रिवॉर्ड स्कीम स्टार्ट की गई, जिससे कि जो गैप है, कि जो शेयर होल्डर और मैनेजर्स के इंटरेस्ट का गैप है
और जो हमारे एमडीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनका जो गैप है यहाँ पे इंटरेस्ट का, उसको हम कम कर सके। हमने इस तरह का रिवॉर्ड सिस्टम स्टार्ट किया कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जो कंपनी को चला रहे मैनेजरियल पर्सन, वो शेयर होल्डर्स की, स्टेक होल्डर्स की उसमें इंटरेस्ट में काम करें। वन वे टू हेल्प इंश्योर दैट मैनेजर्स टेक डिसीजन विद द कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर्स, कि वो जो वहाँ पे डिसीजंस लें या वो करें, वो इस हिसाब से लें कि वो शेयर होल्डर्स की इंटरेस्ट में हो, उनके भले के लिए हो। क्योंकि जो रिवॉर्ड स्कीम है ना, उनको सेट ही इस तरह से किया गया है कि दोनों का कन्फ्लिक्ट कम होए, कि उन दोनों का कन्फ्लिक्ट कम हो, उनको इस तरह से किया गया है। क्या है स्कीम में, क्या क्या एक स्कीम में अच्छा क्या होना चाहिए कि टू क्लियरली डिफाइंड, जो स्कीम है वो हमारी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। इम्पॉसिबल टू मैन्युपुलेट, कि उसको मैन्युपुलेट करना इम्पॉसिबल हो, एंड ईजी टू मॉनिटर, कि उस स्कीम को अच्छे से हम देख पाए। लिंक रिवॉर्ड टू चेंजेस इन द शेयर होल्डर वेल्थ, सेम वही कि अगर हमारी जो स्कीम है उसको किससे लिंक करना है, हमने शेयर होल्डर वेल्थ से, कि हमने स्कीम में उनको रिवॉर्ड तब देना है जब हमारा शेयर होल्डर वेल्थ अच्छे से चलेगी। मैच मैनेजर्स टाइम हॉरिजन टू शेयर होल्डर टाइम हॉरिजन, कि हमने उनके कन्फ्लिक्ट को, उनके गैप को कम करके चलना है। इनकरेज मैनेजर्स का क्या सेम एटीट्यूड हो रिस्क को लेके जो शेयर होल्डर का है। तो क्या क्या स्कीम हो सकती है बच्चे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम है, बट जो हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी बुक में वो कर रहे हैं जो कॉमन है, जो मोस्टली कंपनीज यूज करती हैं। देखो मतलब स्कीम तो कोई भी कंपनी टू कंपनी वेरी करके कोई भी स्कीम चला सकती है, कि ये स्कीम है, अगर आपने ऐसा किया तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा किया तो कुछ भी, मतलब उसका रिवॉर्ड दे सकते हैं। बट जो कॉमन है, जो मेनली यूज होती हैं हमारे बिजनेस में, उन स्कीम्स को हम देखेंगे कि वो स्कीम्स कौन कौन सी हैं। तो पहली है रेम्यूनरेशन लिंक्ड टू, किससे लिंक करता है हमारा रेम्यूनरेशन, मिनिमम प्रॉफिट लेवल, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और रेवेन्यू ग्रोथ, कि जो डायरेक्टर्स को, जो मैनेजरियल पर्सन को रेम्यूनरेशन जाएगा, जो बोनस जाएगा, वो किससे लिंक कर दिया उन्होंने, मिनिमम प्रॉफिट लेवल। मिनिमम प्रॉफिट लेवल कह सकते हो आप, या प्रॉफिट लेवल कह सकते हो, कि प्रॉफिट जितना होगा उससे लिंक कर दिया डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन को। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, की क्या कंपनी की ग्रोथ हो रही है, कि क्या मतलब वैल्यू ऐड कर रहे हैं हम, जो इन्वेस्टर्स ने हमें पेमेंट किया उनके शेयर प्राइस में, तो उससे लिंक कर सकते हैं। या फिर रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ क्या मतलब, सेल की ग्रोथ। ये थी प्रॉफिट की ग्रोथ, सेल की ग्रोथ, की रेवेन्यू हमारा कितना अर्न हो रहा है, उससे लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जीक्यूटिव शेयर ऑप्शन स्कीम, यानी कि ESOP की स्कीम, कि हमारी ESOP की स्कीम क्या कहती है, हमारी एग्जीक्यूटिव शेयर ऑप्शन स्कीम क्या है, उससे भी ये वाली स्कीम भी हम दे सकते हैं।